अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 32 और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे डिबाइस थ्योरम या डेबीज थ्योरम, जो भी आप लोग शौक से कह दें। डिबाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब डिबाइस थ्योरी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि हमने बताया था कि स्पेसिफिक हीट जब हमने निकाली सॉलिड्स की, तो हमने पहले क्लासिकल थ्योरी निकाली, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करा रही हूँ। फिर हमने आइंस्टाइन थ्योरी कैलकुलेट की और उसके बाद अब हमने डिवाइस की बारी है। अब जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें हमारे पास क्या था कि जो भी स्पेसिफिक हीट आ रही थी एट लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर वो बराबर थी 3R के और वो कांस्टेंट थी। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जैसा मर्ज़ी टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट रहे सॉलिड की, तो ये बात इसलिए गलत थी। आइंस्टाइन ने बात की कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, किसी भी सॉलिड में जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और वो उसी एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं और वाइब्रेट कर रहे होते हैं और उनकी स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर तो 3R होती है, लेकिन लो टेम्परेचर उसने एक्सपोनेंशियली डिके कर दिया, ठीक है। यानी ई की पावर -1 उसकी लो टेम्परेचर पे थी और एट हाई टेम्परेचर उसकी भी 3R थी। लेकिन ये जो था ये एक्सपेरिमेंटली चीज़ प्रूवन नहीं हो रही थी, क्योंकि जो कर्व आ रही थी हमारे पास इसके अंदर वो बड़ी शार्प कर्व थी, लाइक इस तरीके से और यूं करके थी, ठीक है, इस तरह से थी। तो यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है कि ये कांस्टेंट है। तो ये वाली थी, ये डिके को, एक्सपोनेंशियल डिके को शो नहीं कर रही थी, ये शो कर रही थी कुछ 3⁻³ के रिलेशन को टेम्परेचर के साथ, अगर मैं स्पेसिफिक हीट लूँ। तो फिर डिबाय ने कहा कि आइंस्टाइन जो चीज़ गलत एज्यूम कर रहा है वो ये कह रहा है कि जितने भी हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो डिबाय ने कहा उसने कहा कि ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आर नॉट मूविंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और साथ साथ ये भी कि एंड नॉट इंडिपेंडेंट, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी नहीं है, बल्कि जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो क्या हो रही हैं? कपल्ड ऑसिलेशंस हो रही हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर independent of each other and they are coupled harmonic oscillators, ठीक है। सही हो गया। देन आइंस्टाइन ने कहा कि, जबकि आइंस्टाइन हमें क्या कहता था कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर बल्कि डिपेंडेंट है, जबकि डिबाय ने कहा कि आइंस्टाइन ने कहा कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, हर फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिबाय ने कहा ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सब डिपेंडेंट है और ये सब कपल्ड है। और उस चीज़ को उसने डेंसिटी ऑफ मोड्स जो हमने कैलकुलेट की थी उससे उस चीज़ को उसने प्रूव किया कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ मोड्स हैं यानी वाइब्रेशन मोड्स जो होते हैं किसी भी एटम के सॉलिड में, वो दो किस्म की वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। और फिर से ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल दोनों को यूज़ करके एक रिलेशन बनाया और उस रिलेशन में उसने बताया कि वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि एटम कितनी वेलोसिटी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और जब डेंसिटी ऑफ मोड्स की बात की हमने, तो हमने कहा कि जो डेंसिटी ऑफ मोड होता है वो किसके इक्वल होता है? एवरेज नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है, पॉसिबल मोड्स और ओवर डी म्यू, यानी एवरेज नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स इन इट्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज डी म्यू, वो हमारे पास क्या बताती है? डेंसिटी ऑफ मोड्स। और अगर मैं एवरेज नंबर ऑफ मोड्स को निकालना चाहूँ तो वो हम किस तरीके से निकालते हैं? dn is equals to z of mu d mu, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कि हाँ, जाहिर सी बात है कोई ना कोई, अगर मैंने पॉसिबल नंबर ऑफ़ स्टेट्स निकालनी है
तो मैं उसको इंटीग्रेशन करूँगी कि मैंने क्या बताया है कि पॉसिबल नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज। अब वो फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक है उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। मैं अभी लेट सपोज कर लेती हूँ ए से बी कोई लिमिट है, ठीक है, यानी कि मैं फ्रीक्वेंसी वो डेंसिटी ऑफ मोड्स निकाल रही हूँ, सॉरी पॉसिबल नंबर ऑफ़ मोड्स निकाल रही हूँ किसी फ्रीक्वेंसी रेंज डी म्यू में, और उसकी रेंज क्या है डी म्यू। और हमारे पास एक और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम पढ़ेंगे वी डी विच इज़ कॉल्ड द डिबाई फ्रीक्वेंसी। सही हो गया। अच्छा, और मेरे पास जेड म्यू डी म्यू जो था ये किसके इक्वल था, ये भी मैंने अभी लास्ट लेक्चर में जो करवाया था वो था 4 पाई वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इनटू 2 ओवर वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वाइब्रेशन प्लस वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस का क्यूब और देन वी म्यू स्केयर डी म्यू। ठीक है, ये हमारे पास था। और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरे पास एटम टोटल कितनी डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती है। तो मैंने आपको बताया था जब बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी में या तो हम 3 एटम्स इन 1 डायमेंशन ले लेते हैं या फिर हम वन एटम इन 3 डायमेंशन ले लेते हैं। दोनों केसेस में हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो हो रही होती हैं या मोशन हो रही होती है एटम्स की वो 3n हो रही होती है। तो 3n मतलब ये मेरे पास क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ़ मोड्स है ना, और पॉसिबल नंबर ऑफ़ मोड्स कितनी डायमेंशन में 3n। तो 3n इज इक्वल्स टू z ऑफ म्यू डी म्यू। और ये मेरे पास अब लिमिट, अब हमेशा लिमिट किस पे लगती है, डिफरेंशियल पे लगती है, तो z से लेके म्यू डी पे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास म्यू फ्रीक्वेंसी लगी और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास डिबाई फ्रीक्वेंसी। सही हो गया। अब जी म्यू डी म्यू की वैल्यू मैं पुट करूँगी ये वाली इसके अंदर, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 4 बाय वी 2 बाय वी टी क्यूब 1 ओवर वी एल क्यूब म्यू स्क्वायर डी म्यू। ठीक हो गया। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब मैं जो चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जिनके ऊपर को हम बाहर निकाल लेंगे और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो अंदर रह जाएंगी। तो ये मेरे पास रह जाएगा 3n इज इक्वल्स टू, सॉरी अभी मैं ये नहीं लिखती, अभी मैं कांस्टेंट बाहर निकालती हूँ 4 पाई वी 2 ओवर वी टी क्यूब प्लस 1 ओवर वी एल क्यूब। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किस पे जाएगी, म्यू स्क्वायर डी म्यू पे। ठीक हो गया। ये तो अभी मेरे पास आ गए पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स। अब मेरी जो काम की चीज़ है वो क्या है, इसको चलें थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। वी म्यू स्क्वायर डी म्यू, आराम से ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। कैसे इंटीग्रेशन होगी, वी क्यूब म्यू क्यूब ओवर 3 हो करके। ठीक है, तो उसको भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो हो जाएगा 4 पाई वी 2 ओवर वी टी। अभी आपको समझ आ जाएगी मैंने इसको क्यों सॉल्व किया। वी एल क्यूब म्यू क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू 3n। और ये वाली जो टर्म है इसकी मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 4 पाई वी 2 ओवर वी टी क्यूब प्लस 1 ओवर वी एल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 3s आर 9n ओवर म्यू क्यूब। अब ये जो म्यू है ये कौन सी वाली है, मैंने लिमिट कौन सी पुट की थी, वी डी म्यू डी वाली डिबाई फ्रीक्वेंसी, तो यह म्यू डी हो जाएगा। ठीक है, अब बजाय इसके जहाँ जहाँ मैं ये पूरा रिलेशन लिखूँ उसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया। क्योंकि ये तो अभी डेंसिटी ऑफ मोड्स है। मेरा जो मेन एम होता है वो क्या होता है, पहले तो एवरेज एनर्जी निकालना, एवरेज एनर्जी से टोटल एनर्जी निकालना और टोटल एनर्जी से फिर स्पेसिफिक हीट निकालना, और फिर उस एनर्जी और स्पेसिफिक हीट को लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे चेक करना है कि आइदर वो ग्राफ के साथ मैचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये रिलेशन बन गया। देन अब मैं किसकी तरफ जाऊँगी, एवरेज एनर्जी की तरफ जाऊँगी। और एवरेज एनर्जी का बड़ा अच्छा सा फार्मूला मुझे किसने बता दिया हुआ है, प्लैंक्स लॉ ने, प्लैंक्स थ्योरी ने। और वो उसने उस अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी मुझे क्या पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, तो इसलिए प्लैंक्स थ्योरी वाली मैं एनर्जी को यूज़ करूँगी यूजिंग प्लैंक्स थ्योरी। एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू
एच म्यू ओवर ई की पावर एच म्यू ओवर के बी टी माइनस 1। और ये फर्दर हमें पता है 3n ई करूँ तो ये मेरे पास 3n साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3n ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल एनर्जी। ठीक है, ये जो है ये एवरेज एनर्जी। 3n को जब एवरेज है ना, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? जब हम नंबर ऑफ़ पॉसिबल नंबर ऑफ मॉड्स के साथ n के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जनाब मैंने क्या करना है? सिंपल वही काम करना है जो मैं पहले कर रही थी। तो मैं अब वैल्यूज़ पुट करूँगी, इन सारों को मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये मेरे पास हो जाएगी 0 to VD 4 by V 2 by VT क्यूब। एक दफ़ा मैं लिख रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी ताकि आपको पता चल जाए मैंने कहाँ वैल्यू पुट की। म्यू स्क्वायर डी म्यू, ये कौन सी वैल्यू थी? ये जेड म्यू डी म्यू की वैल्यू हो गई। साथ अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगी? एवरेज एनर्जी को, जो कि क्या है? एच म्यू और ई की पावर एच म्यू ओवर के बी टी माइनस 1। ठीक है, अब इसमें से जो चीज़ें बाहर जा सकती हैं मैं उनको बाहर निकाल लूँगी। ठीक है, ये बेसिकली मैं एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने लगी हूँ। ठीक है, एवरेज एनर्जी यानी जब मैं इसको 3n बीच में ले आऊँगी तो मेरे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो इसकी जब मैं वैल्यू पुट करूँगी वो मेरे पास क्या थी? 9n ओवर म्यू डी क्यूब। ठीक हो गया, तो मैं उसकी वैल्यू पुट करने लगी हूँ 9n ओवर म्यू डी क्यूब। ठीक है, और साथ ये इस पूरी की जगह मैंने ये लिख दी। तो अब अंदर क्या रह जाएगा? एक ये म्यू है, एक ये म्यू है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? म्यू क्यूब हो जाएंगे। और साथ एच है, इसको भी मैं बाहर ले जाती हूँ, ये एच। और ये मेरे पास 0 से वी डी सॉरी म्यू डी, और ये मेरे पास हो जाएगा म्यू क्यूब डी म्यू ओवर ये ई की पावर एच म्यू ओवर के बी टी माइनस 1। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है? इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है ताकि कुछ सॉल्व होने के काबिल हो जाए हमारे पास। उसमें सब्स्टिट्यूशन जो आपने लेनी है सबसे पहले वो लेनी है एच म्यू ओवर के बी टी को लेना है इक्वल टू एक्स। और यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू सॉरी म्यू की वैल्यू निकालूँ क्योंकि डी म्यू चाहिए ना मुझे। तो म्यू की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? के बी टी ओवर एच टाइम्स एक्स। और अगर डी म्यू निकालूँगी तो मुझे डी म्यू भी चाहिए, तो वो हो जाएगा डी म्यू इज इक्वल्स टू के बी टी ओवर एच डी एक्स। ठीक हो गया, अब ये सारी वैल्यूज़ हम उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा 9 एच ओवर म्यू डी क्यूब दैन 0 से म्यू डी। ठीक है, अब जो म्यू डी है अगर मैं डी एक्स में लेके जा रही हूँ तो लिमिट को भी चेंज होना चाहिए ना। ठीक है, तो फॉर म्यू डी यानी कि डिवाइड फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एट म्यू डी एक्स विल बी एक्स एम। ठीक है, मैक्सिमम उसको नया नाम दे देते हैं, एक्स एम हो जाए। इधर मैं म्यू डी नहीं लिखूँगी, मैं इधर एक्स एम लिखूँगी। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास म्यू क्यूब क्या बन जाएगा? के बी टी ओवर एच होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि म्यू क्यूब है ना, साथ मेरे पास क्या है? एक्स क्यूब। और डी म्यू किसके इक्वल है? के बी टी ओवर एच, और साथ मेरे पास क्या है? डी एक्स। सही है, इसके ऊपर ई की पावर एच म्यू एच 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 एच, ये क्या? एच म्यू ओवर के बी टी इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स हो जाए माइनस 1 हो जाए। ठीक हो गया, अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को बाहर निकालूंगी और सिर्फ एक्स को अंदर रहने दूंगी, तो ये सब कांस्टेंट्स बाहर चले जाएंगे। ये मेरे पास बन जाएगा 9n एच ओवर म्यू डी क्यूब, साथ आ जाएगा के बी टी बाई एच का होल क्यूब और के बी टी बाई एच, और साथ मेरे पास आ गया एक्स क्यूब डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस 1। 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? एक्स एम तक। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने एक काम कर लिया।
अब हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और वो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि हमें अब ये बेसिकली आ गई टोटल एनर्जी। तो अब हम बात करेंगे इस टोटल एनर्जी को यूज़ करके हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट। तो मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने उसको यूज़ ही नहीं करना। मैंने एवरेज एनर्जी जो टोटल एनर्जी है इसी के को लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर डिस्कस करके देन स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो इससे डायरेक्ट जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रही हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके आप मुझे चेक करवा देना कि मैं उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, यानी सी वी इज इक्वल्स टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मेरे पास, यानी इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों ने करना है और मुझे एक दफ़ा चेक करवा देना कि आपका भी यही आया कि नहीं। टी ओवर टी डी होल क्यूब ई की पावर एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर टी एक्स। बस ये वैल्यू है, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, इधर तक मतलब सॉल्व तो करना नहीं, इंटेग्रल तो वहीं का वहीं आ रहा है, तो आपके लिए इजीली आप यहाँ तक बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हम बात करें एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, अच्छा मैंने एक और चीज़ भी आप लोगों को बतानी है कि ये जो एनर्जी की वैल्यू है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करके किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से लिख सकते हैं, ये मेरे पास एक और नया रिलेशन है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखें एच म्यू ओवर के बी टी इक्वल्स टू एक्स, लेकिन जब मैं एक्स एम पे बात करूँगी तो ये म्यू क्या बन जाएगा, डी म्यू डी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं करती हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, एच म्यू डी ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू एक्स एम। सही हो गया। और साथ हम और कैसे निकाल सकते हैं कि मुझे टेम्परेचर भी टी यहाँ से अगर मैं टी निकालूँ तो इस वाले फार्मूले से नज़र आ रहा है आप लोगों को। यस, तो टी है मेरे पास, वो यहाँ से किसकी टी को उधर कर दो, ये हो जाएगा एच म्यू ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू उधर चला गया एच म्यू ओवर के बी एक्स। एक तो ये था ना, एक और भी हमने लिखा था अभी यहाँ पे, टी हमारे पास है। अच्छा एक जैसे आप लोगों ने आइंस्टाइन किया था ना, ये मैंने कहाँ लिखा है, इसको मैं काट दूँ, ये जो मैंने लिखा इसको भी छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने आइंस्टाइन टेम्परेचर निकाला था थीटा ई, वो किसके इक्वल था, एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी, और इसका आप लोगों ने मुझे बड़े अच्छे प्रूफ भी निकाल के दिए हैं कि वाकई इसका जो यूनिट है वो केल्विन्स में है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिवाइड टेम्परेचर भी है जिसको हम टी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है एच म्यू डी ओवर के बी। इसका भी जो हमारे पास यूनिट आएगा वो केल्विन्स में ही होगा। दिस इज़ द डिवाइड टेम्परेचर। अब मैं बात कर रही हूँ इस वाली वैल्यू की। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या है, एच म्यू डी ओवर के बी किसके इक्वल है, टी डी। तो मैं लिख सकती हूँ टी डी बाय टी इज इक्वल्स टू एक्स एम। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ मैं एक्स एम लिख रही हूँ वहाँ पे मैं टी डी बाई टी को लिख सकती हूँ। तो एक्स एम मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्स एम जो लिमिट होगी मेरे पास एनर्जी की वो कुछ बन जाएगी 9n। ये मैं अब कहाँ से बात करी, ये वो वाली बात करने लगी। ठीक है, मैं कहा था ना इस रिलेशन के बाद हम एक और रिलेशन, अब मैं वो लिखने लगी 9n एच म्यू डी क्यू, और साथ हमारे पास आ जाएगा इंटू टी बाय टी डी होल क्यूब, ज़ीरो से एक्स एम की जगह आ जाएगा टी डी बाय टी एक्स क्यूब डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस सी। ये है एनर्जी
जिसका आप फर्दर डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो आपके पास ये स्पेसिफिक हीट आएगी। इसका डेरिवेटिव ना लेना, इसका लेना, ये आपको इसके ज़्यादा जल्दी करीब लेके जाएगा। अब ये टी बाई टी डी क्यूब यहाँ पे कैसे आया? अब यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, पहले तो टी डी देखें क्या आपके पास एच म्यू डी ओवर के बी, और टी किसके इक्वल है? टी 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 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ओके, एक्स क्यूब ई एक्स माइनस वन, और यहाँ पे देखें ये टी क्यूब है, ये टी क्यूब, तो ये टी क्यूब यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पे टी डी है वो किसकी जगह? एच म्यू डी, तो एच म्यू डी, तो एच कितने हैं यहाँ पे? एक एच ये है एच क्यूब के साथ, तो वो एक एच इसका कैंसिल होकर एच स्क्वायर कर देगा, फिर इस साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एच क्यूब हो जाएगा, तो एच क्यूब म्यू डी क्यूब ओवर के बी, तो वो क्या बन जाएगा? 1 ओवर टी डी, तो वो टी ओवर टी डी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैंने बच्चों इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया। ठीक है, तो टी तो आपके पास था, टी डी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि म्यू डी आ गया ना, म्यू डी वाला ये रिलेशन आपने इसको इसके अंदर लिखना है। क्या क्या चाहिए? एच म्यू डी यानी एच क्यूब म्यू डी क्यूब, तभी तो हमारे पास टी डी क्यूब बनेगा। तो एच क्यूब और म्यू डी क्यूब जो है हमें यहाँ से आ जाएगा, म्यू डी क्यूब एच क्यूब, ये एच क्यूब और ये एच 4 हो गया, एक एच कैंसिल हो गया, दोबारा एच क्यूब हो गया, और ओवर के बी, तो ये अगर ये टी डी है तो 1 ओवर टी डी हो जाएगा, तभी टी डी को ऐसा लिखती है। ठीक है, अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो। अच्छा, अब हमारे पास रिलेशन आ गया, अब मैंने इसको एट हाई टेम्परेचर पहले प्रूव करना है। ठीक है, तो जब मैं एट हाई टेम्परेचर करूँगी, एट हाई टेम्परेचर तो वो मेरे पास होता है टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन टी डी। ठीक है, यही हाई टेम्परेचर है कि डिबाई टेम्परेचर जो है हमने रखा हुआ है एक स्टैंडर्ड, उससे उसका टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ।